नमस्कार। IND24 खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौजन्य गुप्ता। अमूमन मैं आपकी मुलाकात IND खास चर्चा में किसी राजनेता के साथ करवाता हूं, लेकिन जो आज हमारे साथ शख्सियत हैं वो थोड़ा हटकर हैं। वो विद्या की देवी, ज्ञान की देवी के, माँ सरस्वती के साक्षात पुत्र हैं। और यह संज्ञा मैं उनको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम, जो पूरे भारत में ही नहीं वरन पूरे एशिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, सबसे कठिनतम एग्जामिनेशन माना जाता है, उस एग्जामिनेशन को पूरे भारत में उन्होंने 16वीं रैंक प्राप्त की है। अर्श जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुरुआत करते हैं, यहीं से शुरुआत करें कि अपनी जीवन यात्रा का वृतांत, अभी तक की जीवन यात्रा का वृतांत हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरी बर्थ प्लेस जबलपुर है, मध्य प्रदेश, लेकिन मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज दिल्ली से हुआ है। मैंने अपनी स्कूलिंग संस्कृति स्कूल नई दिल्ली से की है, जिसके बाद मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली से की। 2019 में सर मैं ग्रेजुएट हुआ, जिसके बाद मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया ये सिविल सर्विसेज का। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट जो मैंने 2020 दिया, उस अटैम्प्ट में फाइनली सर मेरी ये रैंक आई। आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो इस पूरी जीवन यात्रा के दौरान था, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, और आपके फेवरेट टीचर कौन से थे जिनसे आपको सबसे ज्यादा मार्गदर्शन मिला और जो आपके एक तरह से प्रेरणा स्रोत थे, रोल मॉडल थे? सर, फेवरेट सब्जेक्ट मेरे ख्याल से है मेरा हमेशा से मैथ्स ही रहा है एक तरीके से। चाहे वो स्कूल की बात करूं मैं या कॉलेज की बात करूं, हमेशा से मैथ्स अच्छा लगता था। इनफैक्ट मैथ्स इतना अच्छा लगा कि मैंने अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो हमें यूपीएससी की परीक्षा में लेना पड़ता है, वो भी मैंने मैथ्स लिया था। तो जहाँ तक टीचर्स की बात की जाए, बहुत सारे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया है कॉलेज में भी। जहाँ कोचिंग्स की बात करते हैं, यूपीएससी कोचिंग्स की भी, तो आई थिंक इतने सारे टीचर्स हैं जिनने कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है सर, कि किसी एक का नाम लेना तो बहुत मुश्किल होगा सर। फिर भी कोई एक नाम? सर, वो तो कहते हैं कि फादर ही आपके फर्स्ट टीचर होते हैं, तो सबसे पहले तो फादर ने ही सिखाई है सर चीज़ें। देखिए, यूपीएससी के एग्जामिनेशन के बारे में कहा जाता है कि बहुत स्ट्रेसफुल होता है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यदि नहीं होगा तो क्या होगा, प्रीलिम्स क्रॉस हो जाएगी, मेंस तक पहुंचे, मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू तक पहुंचे, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उन एंजाइटी को, उस फियर फैक्टर को, उस स्ट्रेस को आपने कैसे कोप अप किया? सर, स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक तरीके से तो एक्सपेक्टेशन से आती हैं। कई बार हमें ये लगता है कि हमारा एक अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए, और जब ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा तो एक स्ट्रेसफुल माहौल बन जाता है। मुझे लगता है कि पहली चीज़ ये मान के चलना चाहिए कि एक लंबा एग्ज़ाम है जहाँ पर 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो अगर हम पहले से माइंड में मान के चलें कि ये एक लंबी रेस है जिसमें 3 से 4 साल लगेंगे, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी थोड़ा अपने आप कम हो जाती है। दूसरी चीज़ सर, मैं ये कहूँगा कि एक कंटिन्यूस एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा रहना चाहिए, कि जैसे कई एस्पिरेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपस में ये शेयर कर रहे हैं कि क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे नंबर आ रहे हैं, और क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। जब बार बार डिस्कस करते हैं हम अपने दोस्तों के साथ, तो थोड़ा स्ट्रेस वैसे भी कम हो जाता है। तीसरी चीज़ सर, मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम इतना भी ये मान लें कि जो हर वो इंसान जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है वो भी एक स्ट्रेस के फेज से गुजरा है, तो अपने आप हमें ऐसा लगने लगता है कि ये एक कॉमन चीज़ है जो सबके साथ होती है, हम ओनली वन आउट नहीं है। तो उस केस में फिर हमें ये लगता है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक चीज़ है, लेकिन एक डिसिप्लिन जो है वो हमेशा रहना चाहिए। तो अगर जैसे कि 10 से 11 घंटे पढ़ना ही है, तो चाहे अब स्ट्रेस हो या ना हो, वो हमें दिन का टारगेट पूरा करना है। उसी वजह से मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी चीज़ें काउंटर हो पाती हैं सर। हमारे यूपीएससी के कुछ एस्पिरेंट्स, ये भी देखा है मैंने कि लगभग डू और डाई, करो या मरो, अगर यूपीएससी है तो सब कुछ है और यूपीएससी नहीं तो कुछ भी नहीं। इस तरह के कारण वो अपने आप में एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं। तो उनको अपनी मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी चाहिए, कैसे स्टेबलाइज होना चाहिए, और कैसे बैलेंस और संतुलित होकर इस इम्तिहान को फेस करना चाहिए, कुछ टिप्स बताइए। पहले तो मुझे ये लगता है कि यही एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा एक इमेज क्रिएट कर दी गई है कि क्योंकि एक साइकिल 1 साल की होती है, तो जैसे कि एक अटेम्प्ट में क्लियर होना ही चाहिए। ये एक गलत परसेप्शन है। अगर पहले से ही मान के चलें कि 3 साल लगभग लग सकते हैं, तो वो अपने आप सर वो स्ट्रेस थोड़ा डाउन हो जाता है। दूसरी चीज़ सर, एक बैकअप प्लान
वो थोड़ा सा माइंड में हमेशा होना चाहिए। जैसे कई लोगों का मैंने देखा है कि ये सोचते हैं कि अगर 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो 3 अटेम्प्ट के बाद ज़रूर नौकरी ले लेंगे, या 3 अटेम्प्ट के बाद हम हायर एजुकेशन के लिए चले जाएंगे। अगर ऐसे बैकअप प्लान भी आपके पास हो तो फिर आगे के अटेम्प्ट आप स्ट्रेस फ्री होकर दे सकते हैं सर। मुझे लगता है अगर ये 2 चीज़ें हम माइंड में रखें तो स्ट्रेस रिड्यूस किया जा सकता है। अर्ची, इस कोरोना काल के दौरान कोचिंग की क्या भूमिका रही? बाकी कोरोना काल था, आपने उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। मैंने अखबारों में पढ़ा कि आप पूरे लगभग 2 वर्ष घर से नहीं निकले और आपने उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। तो क्या कोचिंग की भूमिका है, या कितनी है, या उसकी कितनी सीमितताएं हैं? कृपया। सर, कोचिंग एक गाइडिंग लाइट की तरह होती है। कोचिंग हमें बेसिक डायरेक्शन दिखा देती है, लेकिन उस डायरेक्शन पर चलना हमें खुद ही है। तो कोचिंग एक वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक ही क्लासरूम में 300 अगर बच्चे हैं, उन 300 बच्चों को सेम चीज़ पढ़ाई जा रही है, लेकिन सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। क्योंकि आपको बेसिक डायरेक्शन के बाद आपको खुद अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है, खुद एफर्ट डालना होता है उस कंटेंट में, और उसी के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आता है। मेरे हिसाब से कोचिंग का जो रोल रहता है वो एक मार्गदर्शक का रहता है। तो आप एक बेसिक डायरेक्शन लें और उस डायरेक्शन में अपना एफर्ट, अपना टाइम डालें। उसके बाद से जहाँ तक कोविड का सवाल है, लास्ट ईयर काफ़ी सारी कोचिंग्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो उस वजह से क्या है कि फिजिकली कोचिंग जाने की जगह हम घर बैठे बैठे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर पा रहे थे, हम घर बैठे बैठे वीडियोस देख पा रहे थे। तो इससे कई लोगों का फायदा ज़रूर हुआ था सर। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अर्थ जैन साहब मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री मुकेश जैन साहब के सुपुत्र हैं और वो मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। क्या मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन साहब के पुत्र होने का दबाव था? ये फायदा था या नुकसान था? क्योंकि लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है, एंड सन ऑफ आईपीएस शुड बी आईपीएस और आईएएस सिविल सर्विसेज। तो एज फादर एज सन वो बात आ जाती है। तो उसको आपने दबाव की तरह महसूस किया या अपॉर्चुनिटी की तरह महसूस किया? पहली चीज तो कि ये जो दबाव था ये कभी पेरेंट्स की तरफ से नहीं था, कि पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं कहा क्योंकि फादर आईपीएस है तो फिर हमें आईपीएस बनना है। ये दबाव सोसाइटी की तरफ से, जैसे दोस्तों की तरफ से ज़्यादा आता था। ऐसा लगता था कि दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। बट सर, जैसा कि आपने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी थी, कि मुझे लगता था कि हमेशा कि अब अपनी पूरी जान लगानी है इस एग्जाम में। जब लोगों की, मेरे दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस मेरे से ज़्यादा है तो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी करना है। तो मैंने सर इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया एंड अपना पूरा फुलेस्ट दिया। जी सर, फुलेस्ट दिया। ग्रेट। चूंकि आप आईआईटीएन हैं, चूंकि मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने एक बयान पढ़ा था एक बड़े शिक्षा मंत्री महोदय का, एचआरडी मिनिस्टर का, कि आईआईटी इज आईआईटी ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्टूडेंट, नॉट बिकॉज ऑफ देयर फैकल्टीज। मतलब आईआईटी यूं है, वो अपने स्टूडेंट के कारण आईआईटी है, वो अपने फैकल्टी के कारण, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आईआईटी नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? सो मेरा एक्सपीरियंस आईआईटी में यही रहा है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स है, जिसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ आती है सर। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन का आप एक कंपोनेंट सेपरेट करके नहीं ऐसा कह सकते कि सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से एक्सेल कर रहा है सर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि आईआईटी में बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स जिन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया अपने पूरा एफर्ट डाल के। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, जहाँ लैब्स की बात की जाए, तो वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। और स्टूडेंट तो सर जो जेई क्लियर करके आते हैं सर, काफ़ी हार्ड वर्किंग और काफ़ी स्मार्ट स्टूडेंट्स के अक्रॉस में आया हूँ। सो मैं तो सर यही कहूँगा कि हर चीज़ का कॉम्बिनेशन ही है एक तरीके से। मतलब आपका ये कहना है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन आईआईटी को आईआईटी बनाता है? एक कॉम्बिनेशन ही आईआईटी को, जी सर, एक तरीके से। आप युवा हैं, इस राष्ट्र के साथ आपके भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। कई बार मैं देखता हूं और थोड़ा सा इस बात का मुझे कष्ट भी होता है कि हिंदुस्तान में रिसर्च का थोड़ा सा अभाव है। जैसे आज हम एलन मस्क हमेशा टेस्ला, तो या कैलिफोर्निया या एप्पल या व्हाट्सएप या इंस्टा या मैसेंजर, व्हाट्सएवर में भी ज़्यादातर चीज़ों का रिसर्च पॉइंट कैलिफोर्निया होता है, या भारतीय कंट्रियाँ नहीं होती, भारत नहीं होता। मेरा कहना यह है कि हम आईआईटीएंस पैदा कर सकते हैं, हमारे सुंदर पिचाई, सत्या नडेला वहाँ जाकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, करते हैं। तो भारत को अपने इस ब्रेन ड्रेन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, और भारत किस तरह से रिसर्च में स्थापित हो सके, क्या निवेश होना चाहिए भारत को? सर, जहाँ तक रिसर्च का सवाल है, रिसर्च
की जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अगर इन दो चीज़ों में पैरामीटराइज करें तो दोनों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। जैसे कि अगर मैं आईआईटी की ही बात करूं तो बहुत सेपरेट यूनिट सेटअप कर दिए गए हैं, स्टार्टअप एक्शन स्कीम्स निकाली हैं, आईआरडी जो हमारा इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, ये क्रिएट किए गए हैं। प्रोफेसर्स को ये बताया गया है कि वो डेडिकेटेड मेंटर्स बनेंगे उन लोगों के जो स्टार्टअप या रिसर्च करना चाहते हैं। तो सर मुझे ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है एंड फ्यूचर में हम काफ़ी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर। क्योंकि हर एक स्टेज में सर मैंने खुद देखा है, मेरी विंग में जिन लोगों ने प्रोटोटाइप्स के फॉर्म सबमिट किए हैं उन लोगों को ग्रांट्स भी मिले हैं, उन लोगों को सपोर्ट भी मिला है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो एक तरीके से यही सब चीज़ें जो ग्रांट्स, सपोर्ट, प्रोफेशनल एक्सेस टू रिसोर्सेज, जैसे हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स वगैरह, जो चीज़ें रिसर्च बनाती है, इन सब चीज़ों का सपोर्ट स्टूडेंट्स को दिया गया है आईआईटी में, जितना मैंने देखा है सर। और इसी वजह से सर रिसर्च में हम एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देख सकते हैं सर फ्यूचर में। निश्चित तौर पे आपके पिताश्री आपकी प्रेरणा स्रोत रहे होंगे। पिताश्री के अलावा मैं जानना चाहूंगा कि आपके कौन से महापुरुष या कौन से ऐसे आदर्श हैं या कौन से ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया इस बड़े एग्जाम को पार करने के लिए? सर मेरे इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं। अगर आप फादर नहीं तो फिर मैं मदर बोलूँगा, बिकॉज हमेशा जो इंस्पिरेशन अपने सबसे पास ढूंढना चाहिए सर। ऐसे जब घर में ही इतना इंस्पिरेशन हो तो सर बाहर देखने की ऐसे आवश्यकता पड़ती नहीं है। मैं अपने फादर से भी इंस्पायर हुआ हूँ, उनके डिसिप्लिन से। मैं अपने मदर के टाइम मैनेजमेंट से इंस्पायर हुआ हूँ और इस वजह से मुझे सर कभी बाहर देखने की ज़रूरत पड़ी नहीं। निश्चित तौर पे प्रेरणा स्रोत की ताकत, और दो प्रेरणा स्रोत जब हमारे सामने ही हों तो उनकी ताकत हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन फिर भी यदि मैं कहूं कि सफलता का मूल मंत्र, हम सफल कैसे हो पाएंगे, क्यों हो पाएंगे, क्या प्रयास करने चाहिए, वो सफलता का मूल मंत्र आप क्या चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि आप एक बड़े एग्जाम को पास करके आए हैं, 16th रैंक लेकर आए हैं, तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? सर अगर यूपीएससी परीक्षा की बात की जाए तो जो एक सक्सेस मंत्रा जिसे कहते हैं, मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी और ये सस्टेनेबिलिटी, हम जो प्रिपरेशन की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन 14 घंटे पढ़ें और फिर अगले दिन पढ़ाई ना करें, ऐसे काम नहीं चलता है। हमें एक ऐसा प्लान बनाना होता है जिसमें हम 10 से 11 घंटे प्रतिदिन पढ़ पाएं और ये चीज़ हम एक साल, 1.5 साल, 2 साल तक कंटिन्यू कर पाएं। तो ये तो सर पहली बात होती है सस्टेनेबिलिटी की। दूसरी चीज़ होती है सर प्लानिंग जिसे कहते हैं। अगर आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं तो आपको पहले टारगेट्स क्वांटिफाई करने होंगे। और टारगेट्स क्वांटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम आइडिया लगा सकें कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या कमियां हैं और क्या सुधार की ज़रूरत है। तो जैसा कि सर मैं करता था कि मैं मंथली टारगेट्स बनाता था, मैं वीकली टारगेट्स बनाता था एंड मैं डेली टारगेट्स भी बनाता था। तो इससे मुझे एक आइडिया लगता था कि मुझे दिन में क्या करना है, इस हफ्ते में मैं कितना आगे या कितना पीछे चल रहा हूँ और महीने में क्या क्या बाकी है। सर ये तो एक ब्रॉड आइडिया। अगर मैं माइक्रो लेवल पर बात करूं तो जैसे यूपीएससी में हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास जनरल स्टडीज है, हमारे पास एसे है, हमारे पास ऑप्शनल है, हमें प्रीलिम्स की तैयारी अलग करनी है, करंट अफेयर्स की तैयारी अलग करनी है। तो इन सब चीज़ों में सर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। जैसे कि सर मैं 50% समय जनरल स्टडीज को देता था और बाकी 50% मैथ्स को देता था। तो इस तरीके से दोनों जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं यूपीएससी के, वो दोनों कवर हो जाते थे। सो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तरीके से प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी, अगर ये 2-3 चीज़ें हो हमारी प्रिपरेशन में तो एक तरीके से सफलता प्राप्त हो सकती है। इस पूरी यात्रा के दौरान मैं वो समय चाहूंगा जब कठिनतम क्षण आया हो, जब एक समय आया हो कि आप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पर, क्योंकि देखिए जब हम जीतने के लिए कोई खेल खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। यदि हम सिर्फ खेलने के लिए खेल खेल रहे हैं तो हम कंफर्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन जब हमारा प्रयास होता है कि हमें जीतना है और हर हाल में जीतना है, संकल्प की गोपनीयता है हमारी कि हमारी जीत सच्ची होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक मोमेंट आया होगा जब वो आपके लिए टफेस्ट मोमेंट होगा, कठिनतम समय होगा, कहीं थोड़ा सा होप लूज हुई होंगे, कहीं स्पिरिट्स डाउन होंगे। वो समय, वो क्षण कौन सा था? सर जब पहली बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, ऑलमोस्ट 2 साल पढ़ने के बाद, तब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे
काफ़ी हद तक एक स्ट्रैटेजी चेंज चाहिए होगा, एक स्ट्रैटेजिक चेंज करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था एंड वो दुख ज़रूर हुआ था। बाकी सर कंटिन्यूसली प्रिपरेशन के बीच भी ऐसा कई बार लगता है, कई बार डाउट्स आते हैं, इतनी अनसर्टन प्रोसेस है, ऐसा लगता है कि क्या इस बार क्लियर होगा नहीं होगा, क्या जैसे अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस में लगता है क्या कि हर पेपर अच्छा जा पाएगा, अगर मेंस भी जैसे जब क्लियर हो गया तो लगता है कि इंटरव्यू कैसा जाएगा, इंटरव्यू में कौन सा बोर्ड मिलेगा, कि अगर इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछ ले जिनका जवाब नहीं पता है तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे। तो सर वो हाइज एंड लोज जो है वो प्रेपरेशन में पूरे समय रहते हैं। और प्रेपरेशन के बारे में एक चीज कही जाती है कि सर जैसे मोटिवेशन या इंस्पिरेशन जो है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। कुछ दिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि एग्जाम तो पक्का ही क्लियर हो जाएगा, और कुछ दिन ऐसा लगता है कि शायद पहला स्टेज भी ना क्लियर हो। तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन डिसिप्लिन हमारा लॉन्ग लिव्ड रहना चाहिए। यानी कि चाहे उस दिन पढ़ने का मन करे या ना करे, आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ पढ़ाई तो करनी ही है। और अगर ये चीज हम 1.5-2 साल कर पाए तो चाहे कितना भी मोटिवेटेड डीमोटिवेटेड रहे हो हम प्रेपरेशन के बीच, रिजल्ट अच्छा जरूर रहता है। अर्थ जी, एक होता है रिटन एग्जामिनेशन, आपने प्रीलिम्स लिखा, क्रॉस किया, आप मेंस में आए, मेंस क्रॉस किया, एट द एंड आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, मतलब माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रही है, बस पहुंचना जरूरी है। इंटरव्यू के दौरान एक अजीब सी एंग्जाइटी, जब आप उस बोर्ड को फेस करते हैं, उसके पहले कुछ मोमेंट्स होते हैं, वो एंग्जाइटी को हमने कैसे कोप अप किया कि हमने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू भी फेस किया होगा, उन सवालों के जवाब भी दिए होंगे, और फाइनली हम सिलेक्ट भी हुए और 16th रैंक हम लेकर आ पाए। वो इंटरव्यू की जो हेजिटेशन है उसको कैसे आपने, उस पशकोपेश को कैसे आपने दूर किया? सर इंटरव्यू के समय एंग्जाइटी तो काफ़ी हुई थी, क्योंकि उस समय लगता है कि ये शायद लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू साबित हो सकता है। कंपटीशन भी बहुत होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2000 लोग इस बार इंटरव्यू दिए थे, जिसमें से फाइनली लिस्ट में 700 लोगों का नाम, अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 का नाम आता है। तो ऐसे में लगता है कि प्रेपरेशन और जो उस दिन इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है वो एकदम हमारी सबसे अच्छी होनी चाहिए, तभी नंबर आएंगे। सर तो प्रेपरेशन हम पूरी करते हैं, जैसे मैंने भी कई मॉक इंटरव्यूज दिए थे। ये अपना जो हमारा एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसके आसपास लगभग इंटरव्यू बेस्ड होता है, तो उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में हमारी हॉबीज, हमारा प्लेस ऑफ बर्थ, हमारे पेरेंट्स का प्रोफेशन, हमारा जॉब बैकग्राउंड अगर कोई है, ये सब मेंशन होता है और इसके आसपास हम प्रिपेयर करते हैं सर। उसके बावजूद फाइनल डे पर एक एंग्जाइटी तो रहती है। जब उस हॉल में आप बैठे होते हो एंड आपका नाम वो लोग बोलने वाले होते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये बहुत पास है उस स्टेज के। मेरे ख्याल से सर उस समय बस एक ही चीज़ हम अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हैं कि आज एंग्जाइटी हो या ना हो, आज अपना बेस्ट देना है, क्योंकि अगर हो सकता है कई लोगों के लिए ये लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू साबित हो जाए। तो ऐसे में सर एंग्जाइटी एक तरफ है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का तो सवाल ही नहीं होता है। इंटरव्यू की पहले वाली रात सो पाए थे आप? सर थोड़ी एंग्जाइटी तो थी, लेकिन फिर ये भी था कि सर अब जितनी तैयारी कर सकता हूँ मैं उतनी कर ली है। ऐसा लगा था कि अब इससे ज़्यादा तैयारी अपने एंड पर नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना तो मैंने डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रेपरेशन को दिया था। उससे पहले भी लगभग फरवरी 2021 में प्रेपरेशन इंटरव्यू की स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले सर मेरा मेंस था, तो फरवरी या मार्च के आसपास मैंने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और मेरा इंटरव्यू था अगस्त एंड में। तो उस पॉइंट तक सर लगने लगा था कि अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, हर वो चीज़ जो की जा सकती थी कर ली है, अब देखा जाएगा क्या होता है। कल जाके एक काम रह के शांति से जवाब देने हैं जो पूछा जाए, और जितना हो पाए उनका वो करना है सर। इंटरव्यू का जो टफेस्ट क्वेश्चन, द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, जो आपको लगा होगा कि कठिनतम था, ट्रिकी था, जो आपने बड़े सफलता के साथ हैंडल कर लिया और एट द एंड आपको लगा कि यू आर कमिंग विद फ्लाइंग कलर्स, तो जो सबसे कठिनतम सवाल था, दुरू सवाल था, ट्रिकी सवाल था, उस सवाल के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। सर ट्रिकी तो शायद ऐसे ट्रिकी सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन जहां तक डिफिकल्ट क्वेश्चंस का सवाल है, मेरे से बहुत इन डेप्थ मिसाइल्स पे पूछने लग गए थे, जो कि मुझे पूरी तरीके से उस समय याद नहीं आ पा रहा था। लेकिन क्योंकि प्रेपरेशन इतनी की थी, तो एक तरीके से वो सबकॉन्शियस मेमोरी में आइडिया था। तो मेरे से आई थिंक जो पैनल मेंबर थे उनका शायद कोई डिफेंस का बैकग्राउंड रहा होगा, तभी वो बहुत इन डेप्थ मिसाइल्स में गए थे। तो मेरे से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स पूछने लग गए, मिसाइल्स की रेंज पूछने लग गए। उन्होंने ये पूछा कि इन 2 मिसाइल्स में क्या अंतर होता है, और शायद पूरी तरीके से तो मैं जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन अंत में जितने मैंने जवाब दिए थे वो सेटिस्फाइड लग रहे थे सर। ओके, इंटरव्यू के हम लगभग अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। कुछ
तेज जवाब चाहूंगा आपसे। आपकी बेस्ट कंट्री जो आपको लगती है? इंडिया सर, एनी डे। 100%? 200%। यस सर। द बेस्ट सिटी? दिल्ली से सर काफी इमोशनल कनेक्ट रहा है, क्योंकि 15-16 साल मैं वहां रहा हूं। ओके। मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन? सर अभी ऐसे माइंड में आ नहीं रहा है, बट अब अगर एग्जाम क्लियर हुआ है तो अब थोड़ा प्लान है कि कहीं जाकर घूमें। पिछले 2 साल तो निकल भी नहीं पाए हैं। इन 2 साल के दौरान आपने अपनी पर्सनल फिटनेस पर, जी सर, उसको कैसे मेंटेन किया? क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी थी, स्वास्थ्य बहुत जरूरी था, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आपका आत्मबल, ये बहुत जरूरी था। इसको कैसे आपने कोप अप किया इस प्रिपरेशन के साथ, जबकि 8 से 10 घंटे के एक हेक्टिक शेड्यूल से, प्राइम फोकस पढ़ाई पर था, लेकिन स्वयं की सेहत सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने किस तरह से कार्य किया? सर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये एग्ज़ाम के लिए। जहाँ तक फिजिकल हेल्थ का सवाल है, कई लोग इवनिंग वॉक के लिए चले जाते हैं, तो कई बार इवनिंग वॉक के लिए मैं चले जाता था। कई बार ऐसे ही मॉर्निंग में भी चले जाता था घूमने, पेरेंट्स के साथ नीचे घूमने चले जाता था या दोस्तों के साथ। बट एक चीज़ है, इतना तो थोड़ा मानना पड़ेगा कि जहाँ पर थोड़ा सैक्रिफाइस लगता है सर, एंड मेरे हिसाब से थोड़ी फिजिकल हेल्थ तो सैक्रिफाइस होती है। अगर हम 10 से 11 घंटे पढ़ रहे हैं 2 साल तक और घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत फिजिकल हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सर कि वो मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उसके लिए, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि क्या पूरी तरीके से सोशल मीडिया वगैरह छोड़ दिया था, तो मैं इनफैक्ट यही एडवाइस देता हूँ कि अगर आप पूरी तरीके से सोशल मीडिया छोड़ देंगे, आप व्हाट्सएप वगैरह भी छोड़ देंगे, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। तो आप अपने दोस्तों से बात करते रहिए रूटीनली, आप एक स्मॉल स्टडी सर्कल रखिए जहाँ पे आप कनेक्टेड रहिए सर। बेसिक पर्पस यह है कि अगर आप अपने आप को सबसे दूर कर लेंगे तो फिर मेंटल हेल्थ नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। बाकी सर टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही है वो ये होता है कि अगर आप टाइम ढंग से मैनेज कर रहे हैं तो आपके पास दिन के अंत में टाइम बच रहा है, ताकि आप म्यूजिक भी सुन पाएं, कई बार आप जैसे यूट्यूब वगैरह चला पाएं। तो ढंग से टाइम मैनेज करके आप आराम से गाने वाने सुने और पढ़ाई भी करें, तो इन सब चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ भी इंटैक्ट रहती है और पढ़ाई की एफिशिएंसी भी रहती है सर। भारत एक युवा राष्ट्र है, आप पूरे भारत के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। युवा भविष्य है भारत का, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा, क्योंकि कई लोग जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम बेसिकली एक हमारे एंड से सैक्रिफाइस और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करता है। तो कई चीज़ें 2 साल के लिए हमें कई चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होती हैं। हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है, हम लोग अपना यूथ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एक तरीके से, ताकि जो हम लोग को एक सर्विस चाहिए, जो हमें एक अच्छा सेटिस्फाइंग करियर मिल पाए, उस चीज़ के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से इसे इन्वेस्टमेंट एंड सैक्रिफाइस का कॉम्बिनेशन देखें, अपनी पूरी जान लगाएं पढ़ाई में, और सफलता प्राप्त हो सकती है सर, और सफलता प्राप्त हो जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। मेरा अंतिम सवाल। जी सर। अर्थ के कई मायने होते हैं। अर्थ एक शब्द है जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जब हम अंग्रेजी की बात करें तो अर्थ मतलब ग्रह हो जाता है, पृथ्वी हो जाती है। जब हिंदी में बात करें तो अर्थ कहीं ना कहीं अर्थ से भी, पैसों से भी इसकी बात आ जाती है। जब अर्थ की बात करें तो भावार्थ की, भावनाओं की, उनकी भी बात आ जाती है। अर्थ के लिए, अर्थ होने के क्या मायने? सर जब भी मैं ये अपने पेरेंट्स से सवाल पूछता हूँ कि मेरा नाम अर्थ क्यों रखा गया था, तो वो हमेशा यही बताते हैं कि अर्थ एक मीनिंगफुल नेम है। एक तरीके से वो चाहते थे कि मेरी लाइफ में हमेशा कुछ मीनिंग रहे। तो मेरा लाइफ में सर मेरा यही हमेशा से रहा है कि कुछ मीनिंगफुल ऐसा हो, जो लाइफ का जो पर्पस जिसे हम कहते हैं, कि अगर वो पर्पस ना हो तो सर वो पूरी तरह से एक लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। तो सर मेरे लिए तो मैं यही कहूँगा कि अर्थ का यही अर्थ है। कहते हैं कि अर्थ की देवी, धन की देवी माँ लक्ष्मी, और विद्या की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का आपस में प्रतिस्पर्धा रही है, द्वंद्व रहा है। जिनके पास माँ लक्ष्मी होती हैं जनरली उनके पास माँ सरस्वती का अभाव होता है, और जिनके पास माँ सरस्वती विराजमान होती हैं माँ लक्ष्मी उनसे रूठ जाती हैं। लेकिन ये कहन है, और कहन को झुटलाया है श्री अर्थ जैन ने, जो माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का अद्भुत संगम है। अर्थ जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद IND 24 में थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सर।